स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 30 मई 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में दाल 5 रुपये तक महंगी, चावल 10 रुपये किलो उछला, बिगड़ा किचन का बजट। जी हाँ, बिहार में खाने पीने की चीज़ें लगातार महंगी हो रही है। दाल और फिर चावल की कीमतों में अचानक तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हर 10 से 15 दिन में बाजार में नए रेट देखने को मिल रहे हैं। महंगाई का सीधा असर आम लोगों की रसोई पर पड़ रहा है। गृहिणियों और फिर मध्यम वर्गीय परिवारों की चिंता बढ़ गई है। दुकानदारों का कहना है कि ग्राहक अब कम मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं। बिहार में गुरुकुल मॉडल की तैयारी, शिक्षा मंत्री ने मदरसा और संस्कृत विद्यालयों पर कही बड़ी बात। दरअसल बात है कि बिहार सरकार बिहार के सभी मदरसा और संस्कृत विद्यालयों की जांच कराएगी। जी हाँ, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि फर्जी तरीके से चल रहे विद्यालयों को बंद किया जाएगा, जबकि सही तरीके से संचालित हो रहे संस्थानों को आगे बढ़ाया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि मदरसों और फिर संस्कृत विद्यालयों की जाँच का आदेश दे दिया गया है। जाँच रिपोर्ट आने के बाद सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। उन्होंने साफ कहा है कि जो विद्यालय नियम के अनुसार चल रहे हैं उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा, लेकिन गलत तरीके से संचालित संस्थानों पर रोक लगाई जाएगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि बिहार के 11 राजकीय संस्कृत विद्यालय उपेक्षा के कारण बंद हो गए हैं। अब शिक्षा विभाग ने इन सभी विद्यालयों को दोबारा शुरू करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार बिहार के मदरसा और संस्कृत विद्यालयों के साथ किसी तरीके का भेदभाव नहीं करेगी। जिस तरह मदरसा विद्यालयों को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसी तरह संस्कृत विद्यालयों को भी मजबूत किया जाएगा। सावधान, बिहार के 38 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। जी हां, बिहार में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। तेज धूप के बीच अब आंधी और फिर बारिश को लेकर के बड़ा अलर्ट जारी कर दिया गया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के सभी 38 जिलों के लिए अगले कुछ दिनों तक ऑरेंज और येलो अलर्ट घोषित किया है। जब मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान कई इलाकों में तेज हवा, बारिश और फिर गरज चमक की स्थिति बन सकती है। अगले कुछ दिनों तक मौसम बिगड़ा रहेगा। जब मौसम विभाग का कहना है कि सक्रिय मौसमी सिस्टम की वजह से बिहार में मौसम तेजी से बदल रहा है। अगले कुछ दिनों तक लोगों को गर्मी से राहत तो मिलेगी, लेकिन तेज आंधी और फिर बारिश परेशानी भी बढ़ा सकती है। कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, सिवान, सारण, सुपौल, मधुबनी, बेगूसराय, बक्सर, रोहतास, गोपालगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण समेत बिहार के सभी 38 जिलों में अलर्ट जारी किया है। कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में येलो अलर्ट लागू किया गया है। बिहार मैट्रिक प्रोत्साहन योजना 2026 के लिए आवेदन हुए शुरू, जाने अप्लाई करने का तरीका। दरअसल बात है कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि BSEB से मैट्रिक परीक्षा पास करने वाले योग्य छात्र छात्राएं अब मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत प्रथम श्रेणी से पास छात्रों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिससे आगे की पढ़ाई में आर्थिक मदद मिल सके। जहाँ आवेदन करने के लिए छात्रों को मेधा सॉफ्ट कॉपी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, आधार नंबर और फिर बैंक खाते की जानकारी भरनी होगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रखी गई है ताकि छात्र घर बैठे ही आसानी से फॉर्म भर सके। आवेदन के दौरान बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी बताया गया है, क्योंकि प्रोत्साहन राशि सीधे DBT के माध्यम से खाते में भेजी जाएगी। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य छात्रों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और आर्थिक रूप से सहयोग देना है। आवेदन शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में छात्र पोर्टल पर विजिट कर रहे हैं। ऐसे में छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। बिहार में आंधी बारिश से फसल फल के नुकसान में राहत देगी सरकार, सम्राट चौधरी का आदेश। दरअसल बात है कि बिहार में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही तेज आंधी बारिश और फिर ओलावृष्टि ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। बिहार के कई जिलों में खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं। वहीं पर आम, लीची और दूसरे फलों के बागानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इस प्राकृतिक आपदा के बाद किसान काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं और कई इलाकों में
खेती को बड़ा झटका लगा है। जब किसानों की इस परेशानी को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कृषि विभाग और फिर आपदा प्रबंधन विभाग को प्रभावित जिलों में सर्वे कराने और फिर नुकसान का सही आकलन करने को कहा है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि जिन किसानों की फसल या फिर फलों को नुकसान पहुंचा है उन्हें सर्वे रिपोर्ट के आधार पर उचित मुआवजा दिया जाएगा। वहीं पर मौसम विभाग ने भी बिहार के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है और फिर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। वहीं पर प्रशासन का कहना है कि खराब मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर राहत कार्यों को और तेज किया जाएगा। एल नीनो से बिगड़ेगा मौसम, बिहार में बारिश के लिए तरसेंगे किसान। जी हां, बिहार में इस साल मानसून को लेकर की चिंता बढ़ती जा रही है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि एल नीनो के प्रभाव की वजह से बिहार में सामान्य से कम बारिश हो सकती है, जिसका सबसे बड़ा असर खेती और फिर किसानों पर पड़ने की आशंका है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार मानसून कमजोर रहने का अनुमान लगाया जा रहा है और कई इलाकों में सूखे जैसे हालात बन सकते हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार एल नीनो एक ऐसी मौसमी स्थिति होती है जिसमें प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ जाता है और फिर इसका असर भारत के मानसून पर पड़ता है। इसकी वजह से बारिश कम हो सकती है और फिर तापमान ज्यादा बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर जुलाई अगस्त में पर्याप्त बारिश नहीं हुई तो फिर धान समेत कई खरीफ फसलों की बुआई और फिर उत्पादन प्रभावित हो सकता है। वहीं पर किसानों की चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि बिहार के कई हिस्सों में खेती अभी भी बारिश पर काफ़ी हद तक निर्भर है। अगर मानसून कमज़ोर रहा तो फिर सिंचाई, जलस्तर और फिर फसल उत्पादन पर बड़ा असर पड़ सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। दरअसल बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बिहार के विकास, प्रशासनिक योजनाओं और फिर राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की जानकारी सामने आई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस मुलाकात की तस्वीरें भी शेयर की है, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में इसकी चर्चा काफ़ी होने लगी है। जानकारी के अनुसार सम्राट चौधरी इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं और फिर वहाँ पर उन्होंने कई वरिष्ठ नेताओं तथा बिहार कैडर के अधिकारियों से भी मुलाकात की है। राष्ट्रपति से हुई इस मुलाकात को बिहार की राजनीति और फिर आने वाले समय की रणनीतियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस तरह की मुलाकातें सिर्फ औपचारिक नहीं होती, बल्कि इनके जरिए केंद्र और फिर राज्य के बीच बेहतर समन्वय बनाने की कोशिश भी होती है। ऐसे समय में जब बिहार में राजनीतिक हलचल लगातार बढ़ रही है, राष्ट्रपति से मुख्यमंत्री की मुलाकात ने राज्य की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। बिहार के लाल को अगले बड़े टूर्नामेंट के लिए लोग अभी से दे रहे हैं बधाई। दरअसल बात यह है कि बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। IPL 2026 में अपने विस्फोटक प्रदर्शन के बाद उन्हें अब बेबी बॉस और न्यू 6 मशीन जैसे नामों से बुलाया जा रहा है। बेहद कम उम्र में उन्होंने जिस तरह बड़े बड़े गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी की है, उसने क्रिकेट फैंस और फिर दिग्गज खिलाड़ियों को भी हैरान कर दिया है। वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन में ताबड़तोड़ छक्कों की बरसात करते हुए कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने IPL में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने के मामले में क्रिस गेल का पुराना रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग उन्हें अगले बड़े अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए भी अभी से ही शुभकामनाएं देने लगे हैं। क्रिकेट जगत के कई दिग्गज भी उनकी तारीफ कर रहे हैं और फिर उनके उज्जवल भविष्य की भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। बिहार के लोगों के लिए वैभव सूर्यवंशी की सफलता गर्व का विषय बन गई है। समस्तीपुर के छोटे से इलाके से निकल करके IPL में धमाल मचाने वाले इस युवा खिलाड़ी को लेकर के राज्य भर में उत्साह का माहौल है। क्रिकेट फैंस का मानना है कि अगर वैभव सूर्यवंशी इसी तरह प्रदर्शन करते रहे तो फिर आने वाले समय में वे भारतीय टीम के बड़े स्टार खिलाड़ियों में शामिल हो सकते हैं। मेरी छवि खराब करने की कोशिश, लालू यादव बेटी को मनाने जा रहे हैं सिंगापुर। रोहिणी का फूटा गुस्सा। दरअसल बात है कि RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सिंगापुर दौरे को लेकर के बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस बीच उनकी बेटी रोहिणी आचार्य को लेकर के कई तरह के राजनीतिक अटकलें सामने आई हैं। खबरें चलने लगी है कि लालू यादव सिंगापुर जाकर के रोहिणी को मनाने की कोशिश कर सकते हैं और उन्हें फिर से सक्रिय राजनीति में लाने की तैयारी हो रही है। इन चर्चाओं के बीच रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी खोल करके जाहिर कर दी है। रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट में कहा कि कुछ लोग जानबूझ करके उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और अफवाहें फैला करके भ्रम पैदा किया जा रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वे लालच और फिर पद की राजनीति से दूर हैं और उनके बारे में गलत खबरें फैलाई जा रही है। रोहिणी आचार्य की इस बयान को उन खबरों पर सीधा जवाब माना जा रहा है जिनमें उन्हें MLC चुनाव या फिर बिहार की राजनीति से जोड़ करके देखा जा रहा था।
बिहार में दाखिल खारिज के लंबित मामलों पर सरकार सख्त, 15 दिनों में निपटारे का दिया आदेश। यह दरअसल बातें हैं कि बिहार सरकार ने जमीन से जुड़े दाखिल खारिज के लंबित मामलों को लेकर के बड़ा और सख्त फैसला लिया है। जहाँ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलाधिकारियों और अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 120 दिनों से ज़्यादा समय से लंबित पड़े मामलों का अगले 15 दिनों के भीतर हर हाल में निपटारा किया जाए। जहाँ सरकार का कहना है कि जमीन मामलों में देरी की वजह से आम लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है और अब इस तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभागीय समीक्षा में सामने आया है कि राज्य के कई अंचलों में दाखिल खारिज के आवेदन तय समय सीमा से कहीं ज्यादा दिनों तक लंबित पड़े हुए हैं। नियमों के अनुसार अविवादित मामलों का निपटारा 35 दिनों में और विवादित मामलों का निपटारा 75 दिनों में होना चाहिए, लेकिन कई जगहों पर आवेदन 120 दिनों से भी अधिक समय से पेंडिंग पाए गए हैं। इसके बाद सरकार ने सभी जिलों को लंबित मामलों की लिस्ट भेजते हुए जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया है। यह सरकार ने साफ कहा है कि अब जिला स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग होगी और भविष्य में किसी भी परिस्थितियों में दाखिल खारिज के मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहने दिया जाएगा। माना जा रहा है कि इस फैसले से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, जमीन रिकॉर्ड तेजी से अपडेट होंगे और अंचल कार्यालयों के बार बार चक्कर लगाने की परेशानी भी कम हो सकती है। चुनाव खत्म तो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुद्दे गायब क्यों? आरजेडी ने पूछे तीखे सवाल। दरअसल बातें हैं कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बांग्लादेशी और फिर रोहिंग्या घुसपैठ का मुद्दा गर्म हो गया है। जहां आरजेडी ने भाजपा और एनडीए पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया है कि चुनाव के समय जिन मुद्दों को जोर शोर से उठाया जाता है वे चुनाव खत्म होते ही अचानक क्यों गायब हो जाते हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि हर चुनाव में घुसपैठियों का मुद्दा उछाला जाता है, लेकिन बाद में इस पर कोई ठोस कार्रवाई या फिर चर्चा नजर नहीं आती है। आरजेडी नेताओं ने आरोप लगाया है कि जनता के असली मुद्दे जैसे कि बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और फिर स्वास्थ्य से ध्यान हटाने के लिए इस तरीके के मुद्दों को राजनीतिक हथियार बनाया जाता है। पार्टी का कहना है कि अगर सरकार के पास घुसपैठ को लेकर के ठोस सबूत और फिर योजना है तो फिर उसे लगातार कार्रवाई करनी चाहिए, सिर्फ चुनावी भाषणों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। वहीं पर भाजपा लगातार ये दावा करती है कि वे अवैध घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा और फिर जनसंख्या संतुलन से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। हाल के वर्षों में बिहार समेत कई राज्यों में इस विषय को लेकर के राजनीतिक बयानबाजी तेज रही है। वहीं पर हालांकि विपक्ष का कहना है कि चुनाव बीतते ही ये मुद्दा धीरे धीरे राजनीतिक बहस से गायब हो जाते हैं। बिहार 11वीं में एडमिशन के लिए सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी, यहाँ करें चेक। दरअसल बात है कि बिहार बोर्ड में के OFSS यानी कि ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स के माध्यम से इंटर यानी कि 11वीं में एडमिशन के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। जिन छात्रों का नाम पहले मेरिट लिस्ट में नहीं आया था उनके लिए ये बड़ी राहत की खबर मानी जा रही है। अब छात्र अपने आवेदन नंबर और फिर मोबाइल नंबर की मदद से OFSS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के दूसरी चयन लिस्ट चेक कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार दूसरी मेरिट लिस्ट में उन छात्रों को मौका मिला है जिनका चयन पहले लिस्ट में नहीं हो पाया था या फिर जिन कॉलेजों में सीटें खाली रह गई थी, जहाँ छात्रों को तय समय सीमा के भीतर अपने आवंटित स्कूल या फिर कॉलेज में जाकर के नामांकन कराना होगा, नहीं तो फिर उनकी सीट रद्द भी हो सकती है। इसके साथ ही स्लाइड अप और फिर स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया को लेकर भी आगे अपडेट जारी किए जा सकते हैं। मेरिट लिस्ट चेक करने के लिए छात्रों को OFSS पोर्टल पर जाकर के सेकंड मेरिट लिस्ट लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आवेदन संख्या, मोबाइल नंबर और फिर कैप्चा भर करके इंटीमेशन लेटर डाउनलोड किया जा सकेगा। शिक्षा विभाग ने छात्रों को सलाह दी है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द एडमिशन प्रक्रिया पूरी कर ले, ताकि किसी तकनीकी समस्या या फिर सीट से जुड़ी परेशानी का सामना न करना पड़ेगा। निशांत कुमार, दीपक प्रकाश का कंफर्म, बाकी 8 MLC कैंडिडेट पर सस्पेंस। दिल्ली से लौटते ही नीतीश से मिले सम्राट चौधरी। दरअसल बात है कि बिहार विधान परिषद यानी कि MLC चुनाव को लेकर के राजनीतिक हलचल लगातार तेज होती जा रही है। सूत्रों के मुताबिक JDU की ओर से निशांत कुमार और फिर दीपक प्रकाश का नाम लगभग तय माना जा रहा है, जबकि बाकी 8 उम्मीदवारों को लेकर के अब भी सस्पेंस बना हुआ है। एनडीए की भीतर सीटों के बंटवारे और फिर जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अंतिम सूची पर मंथन जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली दौरे से लौटते ही पूर्व मुख्यमंत्री और फिर JDU अध्यक्ष नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे, जब दोनों नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि MLC उम्मीदवारों के नाम, संगठनात्मक रणनीति और फिर एनडीए के अंदर तालमेल जैसे मुद्दे पर बातचीत हुई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर बैठक की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। वहीं पर निशांत कुमार का नाम
खास तौर पर इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि हाल के महीने में उनकी राजनीति में सक्रियता लगातार बढ़ी है। जब वहीं पर दीपक प्रकाश को भी एनडीए का मजबूत युवा चेहरा माना जा रहा है। अब सबकी नज़र बाकी उम्मीदवारों की लिस्ट पर टिकी है, जिसे लेकर के बिहार की राजनीति में उत्सुकता और फिर चर्चाएं दोनों बढ़ गई है। बिहार की 2 तस्वीरों ने बढ़ाई निशांत की टेंशन, पोखर में दवा, धक्के पर एम्बुलेंस। दरअसल बात है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के 2 ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिन्होंने सरकार और स्वास्थ्य विभाग दोनों की मुश्किलें बढ़ा दी है। पहली तस्वीर हाजीपुर से सामने आई है, जहां पर लाखों रुपए की सरकारी दवाएं ये पोखर के पास फेंकी हुई मिली। बताया जा रहा है कि ये दवाइयां सरकारी अस्पतालों की थी, जिन्हें नियम के अनुसार नष्ट करने के बजाय खुले में फेंक दिया गया। इस घटना के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। दूसरी तस्वीर ने लोगों को और ज्यादा हैरान कर दिया है, जिसमें एक एम्बुलेंस को धक्का मार करके स्टार्ट करते हुए देखा गया है। बताया गया है कि मरीज को अस्पताल ले जाने के दौरान एम्बुलेंस बीच रास्ते में बंद हो गई, जिसके बाद लोगों को धक्का लगा करके उसे चालू करना पड़ा। यह सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और फिर लोग बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को लेकर के नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इन दोनों घटनाओं के सामने आने के बाद विपक्ष सरकार पर हमला बोल रहा है और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि घटनाएं सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है, खास करके तब जब स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के दावे लगातार किए जा रहे हैं। अब लोगों की नज़र इस बात पर है कि सरकार इन मामलों पर क्या कार्रवाई करती है। सिर्फ निरहुआ पवन सिंह ही नहीं, भोजपुरी बवाल में तेज प्रताप यादव भी मचाएंगे गदर, फैंस में उत्सुकता। दरअसल बात है कि भोजपुरी इंडस्ट्री का नया रियलिटी शो भोजपुरी बवाल इन दिनों जबरदस्त चर्चा में बना हुआ है। इस शो में भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव, पवन सिंह यानी कि निरहुआ और पवन सिंह और फिर अमरपाली डुबे जैसे बड़े चेहरे नजर आने वाले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की एंट्री को लेकर के हो रही है। शो का प्रोमो सामने आने के बाद फैंस की उत्सुकता और ज्यादा बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार ये शो बाकी रियलिटी शोज के से थोड़ा सा अलग होने वाला है। इसमें कोई एलिमिनेशन या फिर फालतू ड्रामा नहीं होगा, बल्कि भोजपुरी सितारों की असली जिंदगी, उनके संघर्ष, विवाद और फिर निजी जिंदगी के अनदेखी पहलुओं को दिखाया जाएगा। या प्रोमो में तेज प्रताप यादव और पवन सिंह को एक साथ दमदार अंदाज में दिखाया गया है, जिसे देख करके लोग सोशल मीडिया पर लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तेज प्रताप यादव की एंट्री ने शो को राजनीतिक और फिर एंटरटेनमेंट दोनों एंगल से और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। बिहार के सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों में अब डिजिटल हाजिरी, सरकार ने छात्र कर्मचारियों का मांगा पूरा डेटा। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने बिहार के मदरसों, संस्कृत विद्यालयों और फिर अन्य सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को लेकर के बड़ा कदम उठाया गया है। जहां शिक्षा विभाग ने इन संस्थानों से छात्र, शिक्षकों और फिर गैर शिक्षकीय कर्मचारियों का पूरा विवरण मांगा है। सरकार चाहती है कि सभी संस्थान अपना डेटा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करें, ताकि शिक्षा व्यवस्था को डिजिटल और फिर पारदर्शी बनाया जा सके। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि सरकार को यह जानने का पूरा अधिकार है कि सरकारी सहायता का सही उपयोग हो रहा है या नहीं। इसी वजह से अब स्कूलों और फिर मदरसों में पढ़ाई करने वाले छात्रों, शिक्षकों और फिर कर्मचारियों की जानकारी ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ई शिक्षा कोष सिस्टम में सेल्फी आधारित उपस्थिति, स्कूल निरीक्षण और फिर डिजिटल रिकॉर्ड जैसी सुविधाएं भी शामिल है। हर कर्मचारी को एक यूनिक आईडी दी जाएगी, जिसके जरिए उनकी जानकारी और उपस्थिति रिकॉर्ड होगी। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और फर्जी संस्थानों पर रोक लगाना है। जहां हाल ही में मंत्री मिथिलेश तिवारी ने मदरसों और फिर संस्कृत विद्यालयों की जांच की भी बात कही थी। अब डिजिटल डेटा और हाजिरी व्यवस्था लागू होने से विभाग को स्कूलों की वास्तविक स्थिति पर नजर रखने में आसानी होगी। इस फैसले के बाद शिक्षा और फिर राजनीतिक दोनों स्तरों पर चर्चा तेज हो गई है। बिहार में दाखिल खारिज निपटाने के लिए अधिकारियों को राजस्व मंत्री का आखिरी अल्टीमेट। दरअसल बात है कि बिहार में जमीन से जुड़े दाखिल खारिज मामलों को लेकर के सरकार ने अब बेहद सख्त रुख अपना लिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने अधिकारियों को साफ चेतावनी देते हुए कहा कि लंबित पड़े दाखिल खारिज और फिर राजस्व मामलों का जल्द निपटारा हर हाल में किया जाए। सरकार की समीक्षा में सामने आया है कि राज्य के कई जिलों में हजारों आवेदन लंबे समय से पेंडिंग पड़े हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। मंत्री ने अधिकारियों को आखिरी अल्टीमेट देते हुए कहा
कि अब काम में देरी, लापरवाही और भ्रष्टाचार किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि 15 दिनों के भीतर लंबित मामलों का तेजी से निपटारा किया जाए, नहीं तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी विभागीय कार्रवाई होगी। बताया जा रहा है कि सरकार ने विशेष मॉनिटरिंग अभियान भी शुरू किया है, जिसमें हर जिले के कामकाज की नियमित समीक्षा की जाएगी। सरकार का कहना है कि जमीन विवाद और दाखिल खारिज में देरी की वजह से आम जनता को दफ्तरों के लगातार चक्कर लगाने पड़ते हैं और फिर भ्रष्टाचार की शिकायतें भी बढ़ती है। इसी कारण अब विभाग डिजिटल व्यवस्था, ई मापी और रिकॉर्ड अपडेट सिस्टम को भी तेज करने की तैयारी में है। बिहार में आंधी, पानी और ठनका का कहर, किसान का चेहरा झुलसा, जल उठा हरा पेड़, पटना हुआ ब्लैकआउट। दरअसल बात है कि बिहार में मौसम ने अचानक बेहद खतरनाक रूप ले लिया। तेज आंधी, भारी बारिश और फिर ठनका गिरने की घटनाओं ने कई जिलों में भारी तबाही मचा दी है। जब पटना समेत कई शहरों में तेज हवाओं की वजह से पेड़ और बिजली के पोल गिर गए, जिससे लंबे समय तक बिजली आपूर्ति ठप रही और कई इलाकों में ब्लैकआउट की स्थिति बन गई। यही हाल सीमांचल के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार में भी है। इस घटना की वजह से लोगों को रात भर अंधेरे और फिर गर्मी का सामना करना पड़ा। सबसे ज़्यादा असर ग्रामीण इलाकों और फिर किसानों पर पड़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार कई जगह खेतों में काम कर रहे किसान ठनका की चपेट में आ गए। एक किसान का चेहरा तक झुलस गया, जबकि कई इलाकों में पेड़ों पर बिजली गिरने से हरे भरे पेड़ जल उठे। तेज आवाज़ें और फिर बारिश की वजह से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे किसानों की चिंता और बढ़ गई है। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक आंधी, बारिश और फिर वज्रपात का अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और फिर बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील की है। अगले 2 दिनों तक बारिश और फिर तेज हवा का अलर्ट। बिहार में उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत। दरअसल बात है कि बिहार में भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों के लिए राहत बड़ी खबर सामने आई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बिहार के कई जिलों में बारिश, तेज हवा और फिर गरज चमक के साथ मौसम बदलने का अलर्ट जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस बदलाव की वजह से तापमान में गिरावट आएगी और फिर लोगों को उमस भरी गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ इलाकों में आकाशीय बिजली और फिर तेज आंधी का भी खतरा बताया गया है। हाल के दिनों में लगातार बढ़ती गर्मी और फिर बिजली कटौती की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। ऐसे में मौसम में बदलाव राहत लेकर के आ सकता है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है। खास करके किसानों और फिर खुले मैदानों में काम करने वाले लोगों को बिजली चमकने और फिर तेज हवा के समय सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। हीट वेव पर डरा देने वाली रिपोर्ट, भारत में सिर्फ गर्मी से 3400 मौतें, यूपी, बिहार समेत 5 राज्य सबसे ज़्यादा प्रभावित। दरअसल बात है कि देश भर में लगातार बढ़ती गर्मी और फिर हीट वेव को लेकर के एक बेहद चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। एक नए रिसर्च अध्ययन में दावा किया गया है कि भारत में सिर्फ एक दिन की भीषण गर्मी करीब 3400 अतिरिक्त मौतों की वजह बन सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार अगर लगातार 5 दिनों तक हीट वेव चले तो फिर देश भर में लगातार लगभग 30,000 लोगों की जान जाने का खतरा पैदा हो सकता है। इस अध्ययन ने यानी कि रिसर्च ने देश में गर्मी के बढ़ते खतरे को लेकर के बड़ी चेतावनी दी है। जी हाँ, रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और फिर गुजरात सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में शामिल है। अकेले उत्तर प्रदेश में एक बड़ी हीट वेव के दौरान 8,000 से ज़्यादा अतिरिक्त मौतों का अनुमान जताया गया है, जबकि बिहार भी सबसे ज़्यादा जोखिम वाले राज्यों में शामिल है। विशेषज्ञों का कहना है कि गरीब और ज़्यादा आबादी वाले राज्यों में खतरा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं, कूलिंग सिस्टम और फिर बचाव संसाधन अपेक्षाकृत कम होते हैं। बिहार में मठ और मंदिरों की जमीन हड़पने वालों की अब खैर नहीं, राजस्व विभाग बनाएगी स्पेशल सेल। दरअसल बात है कि बिहार में मठ, मंदिर और धार्मिक संस्थानों की जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर के सरकार ने बड़ा और सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अब ऐसी जमीनों की सुरक्षा और फिर निगरानी के लिए एक विशेष सेल बनाने की तैयारी कर रहा है। जब सरकार का कहना है कि राज्य भर में कई धार्मिक संस्थानों की जमीनों पर अवैध कब्जे और फिर फर्जी दस्तावेजों के जरिए हेराफेरी की शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। जानकारी के अनुसार ये स्पेशल सेल मठों और फिर मंदिरों की जमीन का रिकॉर्ड तैयार करेगी और फिर ये पता लगाएगी कि कहां कहां अवैध कब्जा या फिर गलत तरीके से खरीद बिक्री हुई है। विभाग डिजिटल रिकॉर्ड सर्वे और फिर स्थानीय प्रशासन की मदद से ऐसे मामलों की जांच करेगा। जब सरकार की योजना है कि धार्मिक संपत्तियों को लेकर के एक अलग मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया जाए ताकि भविष्य में जमीन हड़पने की घटनाओं पर रोक। दोस्तों, किशनगंज में NIA की बड़ी कार्रवाई हुई है।
सुबह सुबह 3 बजे गांव में छापेमारी हुई है और एक युवक को हिरासत में लिया गया है। किशनगंज में शुक्रवार की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA की टीम ने पोठिया प्रखंड के मिर्जापुर गांव में अचानक छापेमारी की। सुबह करीब 3 बजे शुरू हुई इस कार्रवाई में सुरक्षा एजेंसियों की कई टीमें शामिल थी। घंटों तक एक घर की तलाशी ली गई और उसके बाद एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर के पूछताछ के लिए साथ ले गया। इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में चर्चा का माहौल है और लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मामला क्या है। जानकारी के अनुसार NIA की टीम ने पोठिया प्रखंड के मिर्जापुर गांव में तड़के छापेमारी की। जब बताया जा रहा है कि एजेंसी को कुछ महत्वपूर्ण इनपुट मिले थे जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। छापेमारी के दौरान जिस युवक को हिरासत में लिया गया है उसकी पहचान मनोज रविदास के रूप में बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसियों को शक है कि युवक का किसी विदेशी संगठन से संपर्क हो सकता है। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी एजेंसियों के हाथ लगी है जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अभी तक NIA की ओर से इस संबंध में कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब छापेमारी शुरू हुई तब पूरे इलाके को सुरक्षा घेरों में ले लिया गया था। NIA के साथ ATS, STF और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी भी मौजूद थे। स्थानीय पुलिस बल को भी मौके पर तैनात किया गया था ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। तलाशी अभियान के दौरान जांच एजेंसियों ने घर में मौजूद कई दस्तावेजों, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और फिर अन्य सामग्रियों की जांच की है। कई घंटों तक चली कार्रवाई के बाद टीम युवक को अपने साथ लेकर के वहां से रवाना हो गई। सूत्रों का दावा है कि हिरासत में लिए गए युवक से फिलहाल किशनगंज सर्किट हाउस में पूछताछ की जा रही है। हालांकि जांच किस मामले में चल रही है और युवक पर क्या आरोप है इस बारे में अभी कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। इस कार्रवाई के बाद मिर्जापुर गांव और फिर आसपास के क्षेत्रों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। लोग ये जानने को उत्सुक हैं कि आखिर NIA जैसी केंद्रीय एजेंसी को यहां कार्रवाई करने की जरूरत क्यों पड़ी। अब सबकी नजर NIA की आगे की कार्रवाई और फिर आधिकारिक बयान पर टिकी हुई है। यदि जांच में कोई बड़ा खुलासा होता है तो फिर ये मामला सीमांचल ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन सकता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज में 2 विदेशी महिलाएं गिरफ्तार हुई है और ये दोनों विदेशी महिला थाईलैंड की बताई जा रही है। थाईलैंड की 2 विदेशी महिला नागरिक भारत में प्रवेश कर रही थी बिना दस्तावेज के और इन दोनों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल बात यह है कि किशनगंज के गलगलिया बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों ने एक ऐसी कार्रवाई की है जिसने अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी और फिर फर्जी दस्तावेजों के नेटवर्क की आशंका को और मजबूत कर दिया है। भारत नेपाल सीमा पर 2 थाईलैंड की महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है जो कथित तौर पर फर्जी इमिग्रेशन स्टैंप के सहारे नेपाल जाने की कोशिश कर रही थी। जांच एजेंसियों को शक है कि इसके पीछे एक संगठित अंतर्राष्ट्रीय गिरोह काम कर रहा है जो विदेशी नागरिकों को अवैध तरीके से सीमा पार कराने का धंधा करता है। जानकारी के मुताबिक भारत नेपाल सीमा पर स्थित पानी टंकी चेक पोस्ट पर SSB और फिर इमिग्रेशन विभाग की संयुक्त टीम नियमित जांच अभियान चला रही थी। इसी दौरान नेपाल की तरफ जा रही एक सफेद स्विफ्ट कार को रोका गया। कार में सवार लोगों के दस्तावेजों की जांच हुई तो फिर मामला संदिग्ध लगने लगा। जांच के दौरान कार में मौजूद 2 विदेशी महिलाओं से यात्रा संबंधित दस्तावेज मांगे गए। इसके बाद उनके पासपोर्ट इमिग्रेशन अधिकारियों को सत्यापन के लिए सौंप दिए गए। जैसे ही अधिकारियों ने पासपोर्ट की बारकोड स्कैनिंग करके केंद्रीय डेटाबेस से मिलान किया, ये तो एक बड़ा खुलासा हुआ। जांच में सामने आया है कि दोनों महिलाओं के पासपोर्ट पर लगे भारत से बाहर जाने वाले इमिग्रेशन एग्जिट स्टैंप फर्जी थे। जिन नंबरों के आधार पर उन्हें वैध दिखाने की कोशिश की गई थी उनका रिकॉर्ड सरकारी सिस्टम में मौजूद ही नहीं था। जहां गिरफ्तार महिलाओं की पहचान टिमचानोक थाईलैंड के नागरिक के रूप में हुई है। शुरुआती पूछताछ में उन्होंने बताया है कि वे दिल्ली और फिर कोलकाता के रास्ते सीमावर्ती इलाके तक पहुंची थी। कथित तौर पर एक एजेंट ने उनसे मोटी रकम लेकर के फर्जी दस्तावेज तैयार कराए और सीमा पार कराने का भरोसा दिया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जांच के दौरान महिलाओं के साथ मौजूद एक संदिग्ध एजेंट
पर शक हुआ और मामला पकड़ में आया। इसके बाद वह मौके से फरार हो गया। हालांकि उसकी गतिविधियां और फिर वाहन की तस्वीरें चेक पोस्ट पर लगे हाई डेफिनेशन के सीसीटीवी कैमरों में कैद हो चुकी है। अब एसएसबी, इमिग्रेशन विभाग, इंटेलिजेंस ब्यूरो और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम मामले की जांच कर रही है। एजेंसियों को आशंका है कि यह सिर्फ 2 महिलाओं का मामला नहीं बल्कि मानव तस्करी, अवैध आवर्जन और फिर फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। फिलहाल फरार एजेंट की तलाश तेज कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और फिर अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है। यदि ये नेटवर्क पूरी तरह से बेनकाब होता है तो सीमांचल और फिर भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में सक्रिय एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश हो सकता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज में महिला दारोगा सस्पेंड हो गई है। जी हां, ड्यूटी में लापरवाही और आदेश नहीं मानने पर किशनगंज एसपी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। किशनगंज पुलिस विभाग में बड़ी कार्रवाई हुई है। बहादुरगंज थाना में पदस्थापित महिला दारोगा सावित्री कुमारी को कर्तव्यों में लापरवाही, अनुशासनहीनता और वरीय अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई के बाद पूरे पुलिस महकमे में चर्चा तेज हो गई है। विभाग ने साफ संदेश दिया है कि ड्यूटी में लापरवाही करने वाले किसी भी अधिकारी या फिर कर्मी को बख्शा नहीं जाएगा। जानकारी के अनुसार बहादुरगंज अंचल के पुलिस निरीक्षक ने पुलिस अधीक्षक को एक विस्तृत प्रतिवेदन सौंपा था। इस रिपोर्ट में पुलिस अवर निरीक्षक सावित्री कुमारी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। आरोप था कि वे अपने अनुसंधान कार्यों और फिर विभिन्न मामलों के निष्पादन में लगातार उदासीनता बरत रही थी। जब प्रतिवेदन में यह भी जिक्र किया गया है कि महिला दारोगा कई बार वरीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं कर रही थी, या उन पर रात्रि गश्ती, ड्यूटी से अनुपस्थित रहने और फिर बिना किसी वैध कारण के दैनिक रोल कॉल में शामिल नहीं होने का भी आरोप लगाया गया है। विभागीय स्तर पर हुई प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि उन्होंने कुछ मामलों में ड्यूटी पर जाने और फिर केस का प्रभाव लेने से भी इनकार कर दिया था। पुलिस विभाग ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता माना है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय पुलिस केंद्र किशनगंज निर्धारित किया गया है। दोस्तों, किशनगंज से लड़कियां क्यों गायब हो रही है? मानव तस्करी पर किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने बहुत बड़ा सवाल उठाया है। किशनगंज में लगातार लड़कियों के लापता होने के मामले अब गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि इस मुद्दे को लेकर के अब राजनीतिक स्तर पर भी आवाजें तेज होने लगी है। कांग्रेस सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने मानव तस्करी और नाबालिग लड़कियों के गायब होने के मामले पर चिंता जताते हुए जिला प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। किशनगंज के विभिन्न क्षेत्रों से लड़कियां गायब हो रही है। इससे पहले दिगल बैंक एरिया से नाबालिग लड़कियों के गायब होने का मामला सामने आया था। वहीं पर पोठिया, कोचाधामन और बहादुरगंज से भी इस तरीके का मामला सामने आया है। कुछ दिन पहले ही अमोर से भी कई लड़कियां गायब हो गई है। सांसद डॉक्टर जावेद आजाद का कहना है कि ये सिर्फ कुछ घटनाओं तक सीमित मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़े नेटवर्क की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हाल ही में पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने एक ताजा मामले का जिक्र किया है। उन्होंने बताया है कि नगर परिषद क्षेत्र की 4 नाबालिग बच्चियों को किशनगंज से कोलकाता ले जाया गया था। हालांकि प्रशासन और फिर पुलिस की कार्रवाई के बाद इन बच्चियों को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। लेकिन सांसद का कहना है कि ये सिर्फ एक मामला है, जबकि जिले में इससे पहले भी कई लड़कियां लापता हो चुकी हैं। डॉक्टर जावेद आजाद ने दावा किया है कि किशनगंज से सैकड़ों लड़कियों के गायब होने की घटनाएं वर्षों से सामने आती रही है। इनमें से कई मामलों में आज तक परिवारों को यह तक पता नहीं चल पाया है कि उनकी बेटियां कहां हैं और फिर किस हाल में हैं। यही वजह है कि अब इस पूरे मामले की गहराई से जांच की जरूरत महसूस की जा रही है। दोस्तों, अब सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि बिहार के शहरों में भी जमीन सर्वे कराया जाएगा। सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे जमीन से जुड़े रिकॉर्ड और ज्यादा साफ, पारदर्शी और आधुनिक बनेंगे। दरअसल बिहार में पिछले 2 साल से गाँव में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। अब सरकार ने फैसला किया है कि शहरी क्षेत्रों में भी विशेष भूमि सर्वेक्षण कराया जाएगा। इसके लिए नई नियमावली भी लगाई गई है, जिसमें पुराने नियमों में बदलाव और फिर नए प्रावधान जुड़े गए हैं। सरकार का दावा है कि इस सर्वे के बाद जमीन का नया खतियान और फिर भू नक्शा तैयार
होगा, यानी कि किसके नाम कितनी जमीन है उसकी सही जानकारी रिकॉर्ड में दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही जमीन के कागजात, सीमांकन और फिर स्वामित्व से जुड़े विवादों को कम करने में भी कोशिश की जाएगी। बिहार में अक्सर जमीन विवाद बड़े झगड़ों और फिर कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं। कई बार एक ही जमीन पर कई लोग दावा कर देते हैं तो फिर कहीं पुराने रिकॉर्ड और नक्शे की वजह से परेशानी होती है। सरकार का कहना है कि नए सर्वे से ऐसे मामलों में काफी हद तक सुधार होगा और लोगों को अपनी जमीन की सही जानकारी ऑनलाइन भी मिल सकेगी। कैबिनेट ने जमीन अधिग्रहण को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। नई नीति के अनुसार अगर सरकार लोक हित की किसी परियोजना के लिए जमीन खरीदेगी तो फिर शहरी क्षेत्र में बाजार मूल्य या फिर सर्किल रेट में जो ज्यादा होगा उसके दोगुने के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। वहीं पर ग्रामीण क्षेत्रों में यह मुआवजा 4 गुना तक हो जाता है। इसके अलावा 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी देने का प्रावधान रखा गया है। बताया जा रहा है कि बिहार में बनने वाले नई सैटेलाइट टाउनशिप और फिर विकास परियोजनाओं के लिए भी इस नीति का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, सीमांचल एक बार फिर से चर्चा में है। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की खबरों के बाद बिहार के सीमांचल इलाका किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में भी हलचल बढ़ गई है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियां और फिर प्रशासन इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों के बीच भी तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। दरअसल सीमांचल बिहार का वह इलाका है जो नेपाल सीमा के काफी करीब है और लंबे समय से राजनीतिक और सुरक्षा बहस का केंद्र बना रहा है। जब किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार को मिलाकर के सीमांचल क्षेत्र कहा जाता है और यही इलाका अक्सर चुनावी राजनीति में भी बड़ा मुद्दा बन जाता है। हाल के महीने में बीजेपी और केंद्र सरकार की तरफ से भी घुसपैठ का मुद्दा लगातार उठाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अररिया के दौरे के दौरान कहा था कि सीमांचल क्षेत्र से घुसपैठियों के खिलाफ अभियान शुरू किया जाएगा और अवैध घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया गया था। अब पश्चिम बंगाल में चल रही कार्रवाई की खबरों के बाद सीमांचल में भी लोगों के बीच डर और भ्रम का माहौल बताया जा रहा है। जो कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि कहीं दस्तावेजों की जांच या फिर पहचान को लेकर कि आम लोगों को परेशानी तो नहीं होगी। जब वहीं पर दूसरी तरफ कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई अवैध रूप से देश में रह रहा है तो फिर उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस पूरे मुद्दे का दूसरा पहलू भी है। सीमांचल देश के सबसे पिछड़े इलाके में गिना जाता है। यहाँ के लोग वर्षों से बाढ़, बेरोजगारी, शिक्षा की कमी, खराब सड़कें और स्वास्थ्य सुविधाएं जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में कई स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव आते ही विकास के मुद्दे की जगह घुसपैठ और जनसंख्या जैसे मुद्दे अचानक क्यों चर्चा में आ जाते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सीमांचल सिर्फ सुरक्षा के नजरिए से ही नहीं बल्कि चुनावी दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ की 24 विधानसभा सीटें बिहार की राजनीति में बड़ा असर रखती है और इसी वजह से ये इलाका अक्सर राजनीतिक बयानबाजी के केंद्र में रहता है। फिलहाल प्रशासन की तरफ से लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। लेकिन सीमांचल में चर्चा तेज है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा और बड़ा राजनीतिक रूप ले सकता है। वहीं पर अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीमांचल की राजनीति विकास, शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर आगे बढ़ेगी या फिर एक बार फिर से घुसपैठ और पहचान की बहस चुनावी माहौल पर हावी रहेगी। क्योंकि सीमांचल के आम लोगों की सबसे बड़ी जरूरत आज भी बेहतर जिंदगी, रोजगार और बुनियादी सुविधाएं ही हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।